तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है बच्चों 3 वर्ग, इसके पार्ट नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे, जो भी स्टूडेंट नहीं देखा पहले उसे देखे फिर इसे स्टार्ट करें। इसका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, पहला जो वर्ग है पादरी वर्ग, और जो बिशप के कौन कौन सी सुविधाएं थी। जो पादरी वर्ग थे, जो बिशप थे, उनकी कौन कौन सी सुविधाएं हैं उसके बारे में क्या करना क्वेश्चन में पूछ रहा है। बच्चों हम लोग इसमें 3 वर्ग पढ़ रखे हैं। पहला जो वर्ग होता है पादरी वर्ग, उसी के बारे में बोलना चाह रहा। तो पादरी वर्ग को क्या मिलता था, इनके पास राजा द्वारा दी गई भूमियाँ थी। जो पादरी वर्ग थे उनके पास क्या था, राजा के द्वारा दी गई क्या थी, भूमियाँ थी, जिनसे वे कर उगाह कर सकते थे। जो ज़मीन मिला था उससे उसको क्या मिलता था बच्चों, कर मिलता था। किसको मिलता था, पादरी वर्ग को मिलता था। रविवार के दिन ये लोग गांव में धर्म उपदेश, जो भी पादरी वर्ग थे वो संडे के दिन क्या करते थे, गांव में उपदेश देते थे और सामूहिक क्या करते थे, प्रार्थना करते थे। ये फ्रांसीसी समाज के प्रथम वर्ग में सम्मिलित है। जितने पादरी वर्ग है उसको फ्रांसीसी जो क्रांति है उसमें फ्रांसीसी समाज है उसमें 3 वर्ग है। तो प्रथम वर्ग में किसको रखा गया था, पादरी को रखा गया था। चर्च को 1 वर्ष के अंतराल, अंडरलाइन कर रखो, चर्च को 1 वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, टिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिथ बोलते हैं। इसका मतलब समझाते हैं बच्चों, चर्च का 1 वर्ष के अंतराल में कृषक की जितनी उपज होती थी उसका 10वां भाग किसको मिलता था, चर्च को मिलता था। मान लेते हैं एग्जाम्पल से समझा रहे हैं कि अगर 100 रुपये का अनाज क्या करता है, उपज करता है कौन, कृषक, तो उसका 10वां भाग, 10वां भाग का मतलब 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 जो होगा वही क्या होगा, उसको मिलेगा, किसको, चर्च को मिलेगा। जितना वह साल भर में क्या करता, उपज कमाता, उसका 10वां भाग किसको मिलता था, चर्च को मिलता था। नेक्स्ट, पादरी बनते थे जो चर्च में काम करते थे वह शादी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, तीसरा वर्ग क्या था। 3 वर्ग पहले वर्ग में पढ़े थे, क्या होता है, पहले वर्ग में होता है बच्चों पादरी, दूसरे वर्ग में जो होता है अभिजात, और तीसरा जो वर्ग क्या था, तीसरा वर्ग में कृषक और मजदूर लोग रहा करते थे। वही क्वेश्चन है कि तीसरा वर्ग क्या था। तो तीसरे वर्ग में क्या था बच्चों, ध्यान रखना, तीसरे वर्ग में किसान थे, मजदूर थे, दास थे, आदि शामिल थे। तीसरे वर्ग में क्या क्या शामिल थे, किसान थे, मजदूर थे, दास आदि क्या थे, शामिल थे। यह वर्ग एक विशाल समूह था, मतलब इनकी जो संख्या थी बच्चों क्या थी, बहुत ज़्यादा था, इसीलिए लिखा हुआ यह वर्ग एक विशाल समूह था। मतलब जनसंख्या इन लोगों का क्या था, ज़्यादा था। जो पहले 2 वर्गों पादरी तथा अभिजात वर्ग का भरण पोषण करते थे। मतलब इन्हीं दोनों लोगों को क्या करते थे, ये लोग सेवा करते थे। फिर से रिपीट करते बोलना चाह रहा, तीसरे वर्ग में क्या कौन कौन शामिल, तो ध्यान रखना, किसान थे, मजदूर थे, दास आदि शामिल थे। यह वर्ग एक विशाल समूह था, मतलब इनकी जनसंख्या ज़्यादा थी। जो पहले 2 वर्ग पादरी तथा अभिजात वर्ग का भरण पोषण करते थे, मतलब उन्हीं के यहाँ क्या करते थे, लोग काम किया करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, काश्तकार कितने प्रकार के थे, तो 2 प्रकार के ध्यान रखना। पहला स्वतंत्र किसान थे और दूसरा को बोलते हैं सर्फ या कृषि दास बोलते हैं। कृषि दास को या क्या बोल सकते हो बच्चों, सर्फ। सर्फ का मतलब होता है कृषि दास, दूसरा तरह का जो किसान था उसको बोले स्वतंत्र किसान। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट, स्वतंत्र कृषकों की क्या भूमिका थी। जो स्वतंत्र जो किसान थे उसकी क्या भूमिका थी, तो इसका आंसर बच्चों, स्वतंत्र जो कृषक थे स्वयं को लॉर्ड के काश्तकार के रूप में देखते थे। मतलब ये बोलना चाह रहा, जो स्वतंत्र जो किसान थे वह लॉर्ड के यहाँ क्या करते थे, काम करते थे। उसके आगे लिखा हुआ, पुरुषों को सैनिक सेवा में योगदान आवश्यक था। जो भी स्वतंत्र जो किसान थे जो लॉर्ड के यहाँ काम करते थे वह क्या करते थे, सैनिक सेवा में भी क्या था, इनका योगदान था। कम से कम वह 40 दिन तक क्या करते थे, सैनिक में काम किया करते थे। लिखा, वर्ष में साल भर में कम से कम 40 दिन क्या करना पड़ता था, उन लोगों को सैनिक सेवा का काम करना पड़ता था। तीसरा जो कृषकों के परिवार को लॉर्ड के जागीर का मतलब ज़मीन पे जाकर काम करने के लिए सप्ताह के 3 दिन या उससे कुछ अधिक दिन निश्चित करने पड़ते थे। इस श्रम से होने वाला उत्पादन को क्या बोलते हैं बच्चों, श्रम अधिवेश कहते थे। जो काम करते थे, जो उससे उत्पादन होता था उसको क्या बोला गया, श्रम अधिवेश, और इंग्लिश में बोलते हैं लेबर रेंट कहते थे। जो सीधे लॉर्ड के पास जाता था वह किसको मिलता था बच्चों, सीधे डायरेक्ट लॉर्ड को मिलता था, जो काम करने वाले किसानों को नहीं मिला करते थे। नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों, इसके अतिरिक्त उनसे अन्य श्रम, इसके अलावा
इसके अतिरिक्त उनसे अन्य श्रम जैसे गड्ढे खोदना, ईंधन के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करना, इनके लिए इन्हें कोई भी मजदूरी नहीं मिलता था। जब इन सब चीज़ काम करते थे बच्चों, उन्हें कोई भी मजदूरी नहीं दिया जाता था, सिर्फ खाने के लिए उनको दिया जाता था। खेतों में मदद करने के अतिरिक्त स्त्रियों को अन्य काम भी करने पड़ते थे, जैसे कि सूत काटना, कपड़े बुनना और मोमबत्ती को बुनना। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, टाइल क्या था? ध्यान रखना, राजा द्वारा कृषकों पर लगाए जाने वाले प्रत्यक्ष कर को टाइल कहा गया। जो राजा थे, जो कृषक या किसान पे जो लगाया जाने वाला जो डायरेक्ट जो कर था, जो टैक्स था, उसी को क्या बोला गया बच्चों? टाइल कहा गया। कृषि दास या सर्फ किसे कहते हैं? वे कृषक जो लॉर्ड के स्वामित्व में ही काम कर सकते हैं, जिसे कृषि दास कहते थे। मतलब वह लॉर्ड के अधीन काम करते थे, उनको कोई भी वेतन नहीं दिया जाता था, सिर्फ उनको खाने के लिए दिया जाता था। उस तरह को किसान को बोला गया बच्चों कृषि दास या सर्फ कहा गया। ऐसा किसान जिसको काम करवाकर सिर्फ खाने के लिए दिया जाता था, कोई भी वेतन नहीं दिया जाता था, उस तरह को किसान को बोला गया बच्चों कृषि दास या सर्फ कहा गया। 1 नंबर के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्फ क्या था या कृषि दास क्या था? इस चैप्टर का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है बच्चों, जो लॉन्ग क्वेश्चन में बार बार रिपीट होता है, क्वेश्चन है यूरोप 14वीं शताब्दी के संकट का कारण बताइए। क्या हुआ था? बोलना यूरोप के 14वीं शताब्दी के संकट बताइए। तो इसका आंसर है बच्चों, यूरोप में 13वीं सदी के अंत में, ध्यान रखना 13वीं सदी के अंत में तक पिछले 300 वर्षों की तेज ग्रीष्म ऋतु के स्थान पे, पहले क्या था बच्चों? तेज ग्रीष्म ऋतु के स्थान पे क्या गया? तीव्र मतलब तेजी से ठंडी ग्रीष्म ऋतु ने ले लिया। पहले क्या था बच्चों? ग्रीष्म ऋतु था, बाद में तेजी से क्या हो गया? ठंडी ग्रीष्म ऋतु ने ले लिया, जिसके कारण से पैदावार वाले मौसम छोटे हो गए और ऊंची भूमि पर फसल उगाना क्या हो गया? कठिन हो गया। पहले क्या था बच्चों? तेज जब ग्रीष्म ऋतु था उसमें फसल उगाना क्या था? आसान था, लेकिन बाद में क्या हो गया? उसके जगह पे हो गया तीव्र ग्रीष्म ऋतु काल आ गया, पैदावार वाले मौसम छोटे हो गए तथा ऊंचे स्थान पर फसल उगाना कठिन हो गया। कब बच्चों? 14वीं शताब्दी के शुरुआत में। इस क्वेश्चन को बच्चों रट के जाके पेपर में हर साल रिपीट होता है क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जनसंख्या वृद्धि के कारण उपलब्ध संसाधन में कम हो जाना। जनसंख्या बढ़ गया था, जिसके कारण से जो संसाधन था वह क्या हो गया था? कम हो गया था। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, 1315 और 1317 के बीच में, डेट को ध्यान रखना, 1315 और 1317 के बीच में यूरोप में भयंकर अकाल पड़े थे। 1315 से 17 के बीच में यूरोप में क्या थे? भयंकर अकाल पड़े थे, जिसके पश्चात 1320 के दशक में अनगिनत पशुओं की क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। तो डेट को याद रखना है कि 1315 1317 के बीच में यूरोप में भयंकर अकाल आया था, जिसके कारण 1320 के दशक में, दशक का मतलब 10 साल के अंदर होता है, दशक का मतलब क्या होता है? 10 साल के अंदर अनगिनत पशुओं की क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑस्ट्रिया और सर्बिया चांदी के खानों के उत्पादन में कमी के कारण धातु मुद्रा में भारी कमी आई, जिसके कारण से व्यापार भी क्या हो गई? प्रभावित हो गई। ये बोलना चाह रहा बच्चों, ऑस्ट्रिया तथा सर्बिया में चांदी के जो खानों था उसके उत्पादन में कमी के कारण धातु मुद्रा में भारी कमी आ गई, जिसके कारण से व्यापार भी क्या हो गया? प्रभावित हो गया। पांचवा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जल पोटों के साथ चूहे आए। ध्यान रखना बच्चों, जल पोटों के साथ क्या आ गए थे? चूहे आ गए थे, जो बल्लू बोनी के प्लेग जैसे महामारी, बीमारी का नाम बच्चों बल्लू बोनिक प्लेग जैसे महामारी का इन्फेक्शन फैल गया, जिसके कारण से लाखों लोग क्या हो गए? प्रभावित हो गए। ध्यान रखना, जल पोटों के साथ चूहे आ गए। किसके साथ बच्चों? जल पोटों के साथ चूहे आ गए, जो बलूबोनिक प्लेग जैसे महामारी को क्या करे? इन्फेक्शन फैल गया, जिसके कारण से लाखों लोग क्या हो गए? 14वीं शताब्दी में मर गए। जिसके कारण से हम बता सकते हैं कि यूरोप में क्या हो गए थे? 14वीं शताब्दी में संकट के कारण। बच्चों पांचों पॉइंट को क्या करना? अच्छे से लिखना और इससे याद करना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, फ्रांसीसी समाजों में मठों का क्या क्या योगदान है? फ्रांसीसी जो समाज था उसमें मठों का क्या योगदान है? तो इसमें आंसर है बच्चों, मठों की संख्या सैकड़ों में बढ़ने लगा। जो मठों की संख्या था वह सैकड़ों में बढ़ने से एक समुदाय बन गया। मठों की जब संख्या बढ़ने लगा तो बढ़ने के कारण से क्या बन गया बच्चों? एक समुदाय बन गया, जिसमें बड़ी इमारत, भू जागीर के साथ साथ स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनाए गए। क्या को बनाए गए? कॉलेज को बनाए गए,
साथ साथ स्कूल खोले गए। दूसरा जो पॉइंट है बच्चों, इन समुदाय ने कला का विकास, ध्यान रखना, कला का विकास में योगदान। कला का आवेश हिल्डगार्ड एक प्रतिभाशाली संगीतज्ञ थे जो चर्च के प्रार्थनाओं में सामुदायिक गायन की प्रथा के विकास में क्या हुआ, महत्वपूर्ण योगदान दिया। तभी तो क्या होता है बच्चों, ग्रुप में क्या होता है, प्रार्थना होते हैं। और जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, 13वीं सदी से भिक्षुओं के कुछ समूह फ्रायर कहा जाता है, उन्होंने मठों में न रहने का क्या लिया, निर्णय लिया। 13वीं सदी में बहुत सारे जो भिक्षु थे उसके जो समूह थे जिन्हें फ्रायर कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने मठों में न रहने का निर्णय लिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। पार्ट नंबर 1 और पार्ट 2 के वीडियो से बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा बच्चों, इन दोनों को अच्छे से क्या करें, प्रिपेयर करें।